अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियाँ सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। ये हर रोज़ कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है, साथ मईशत की भी बात होती है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब, वो भी वाशिंगटन गए, वहाँ उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लाइमेट के हेड में $1 अरब की भी बात की IMF से, और दीगर इस तरह के बहुत सी बातें हम डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं टेररिज्म के जो बढ़ते हुए वाक़यात, उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि हमें हर रोज़ कोई ना कोई बयान आ जाता है हुकूमती इदारों की तरफ से कि इतने फितना उल खवारज जो है उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया, लेकिन कौम में भी एक तशवीश बढ़ती जा रही है कि ये वाक़यात फिर भी कम नहीं हो रहे। तो अगर वो किस हद तक जुर्रत पकड़ चुके हैं वो लोग, कहाँ से पुश्त पनाही हो रही है, तो जो बॉर्डर की पोरोसिटी है उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा, और यहाँ पे जो उनको सहूलतकार हैं उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं स्टेट एक्शन ले रही। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो मईशत का है कि मईशत की बहाली के हवाले से हुकूमत वक्त जो है वो तो यही दावा कर रही है कि जी मईशत जो है वो सही ट्रैक पे आ गई है, और हमें जो रुकावटें थी वो हमने कुछ 26वीं तरमीम या फ़लाँ तरीके से वो उनको हमने रुकावटें दूर कर दी हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं स्मूथली। लेकिन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, लोग इसमें इस सिस्टम में इंटेग्रेट हो रहे हैं या नहीं, आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब। आप सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टेररिज्म पे तो चलो बाद में आ जाएंगे, जो वो तो ना ख़त्म होने वाला कुछ सिलसिला है। तो ये हमारे औरंगज़ेब साहब गए हुए हैं वज़ीर ख़जाना अमेरिका। एक तो सुनने में आया था कि IMF का या ये इंटरनेशनल लेंडर्स का एक प्रोग्राम होता है, रेजिलियंस ट्रस्ट कोई इस तरह करके फंड भी है कोई गालिबन, या फिर क्लाइमेट के ऊपर है। लेकिन हमें क्लाइमेट में तो 10 कुछ अरब डॉलर की एक मिली थी, एश्योरेंसेस मिली थी, वो पता नहीं किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो किधर गई, और कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो अब आगे हम $1 अरब पे आ गए। शुक्रिया मियां साहब। कुछ बातें कहने की ज़रूरत है और वो टेररिज्म के लिहाज से भी मैं जी वो भी करूँगा। ठीक है। पहली बात तो ये है जी कि ये जो इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर स्टेट गए हैं, वो IMF और वर्ल्ड बैंक की जो सालाना मीटिंग है उसमें गए हैं। ठीक है। उसकी बात समझने वाली है। ये उदारे जिसका हम भी मेंबर हैं, इनके जो सारे फैसले हैं उनके मुताबिक वो डेमोक्रेटिकली होते हैं। ठीक है। दैट मीन्स के वोट पड़ते हैं। हाँ। मैं वही करूँगा। मगर वो इस तरह वोट नहीं पड़ते जिस तरह हम UNO में देखते हैं और अदारों में देखते हैं। उसका एक स्पेसिफिक्स है। अच्छा। इनका दोनों का जाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्होंने भी वोट डालना है। ठीक है। मैंने आपसे हर मुल्क का वज़ीर ख़जाना और सेंट्रल बैंक का सरबराह वहाँ दस्तखत करके आते हैं कि अगली जो पॉलिसी है उसको ये हम उसको रेटिफाई कराते हैं, करेंगे, जो भी फैसला होगा एंडोर्स कराते हैं जी। मगर मैंने जो बात आपसे 3 दफ़ा मगर कही है, फिर कह रहा हूँ, उनके जो वोटिंग राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है ना। जी वो ऐसे है कि अनइक्वल है। हर जैसे अमेरिका के सोना पता नहीं 118 के कितने। मैं वही कह रहा हूँ कि हर वो मुल्क जो IMF को और पैसा देता है, कर्जा देता है, उसमें सऊदी अरब भी है, UK, फ्रांस, जर्मनी, और सबसे बढ़ के जापान और चाइना भी है। अब चाइना भी है, अब अमेरिका है। इनके वोटिंग राइट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। अमेरिका के शायद 18 हैं। 18 और हमारे जैसे मुल्क जो हैं जो कर्जा लेते हैं उनके वोटिंग राइट्स कम हो जाते हैं। हमारा तो एक हो गया। पूरे सार्क जो 8 मुल्क हैं, अच्छा, उनके मिल्क के 1.8 है। हाँ 1.8। अच्छा, तो जब आप इसका मतलब हमारा तो 1 भी ना हुआ ना जी। तो उसमें जब वोटिंग एक अमेरिका ही डाल देगा, अकेला ही काफी है। हाँ, मगर आप बच रहे हैं। वो तो समझने के कि मालियाती वीटो है, क्योंकि चाइना बीच में आ गया तो थोड़ा सा काउंटर बैलेंस हो गया। मगर वहाँ फिर भी अमेरिका और यूरोप जब
मिल जाते हैं, एक खास ट्रेजेक्ट्री पे पॉलिसी में वोट डाल देगा, तो आपको साइन तो करने पड़ेंगे। हाँ, जब आप साइन कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो पॉलिसीज जो आप उसके पाबंद होंगे। पाबंद हो गए। ठीक। तो ये इस वक्त कर्जा मांगने नहीं गए, ये इस वक्त वोटिंग अच्छा, करने गए हैं। ठीक है। जो आपकी कौम को नहीं बता रहे। इन अच्छा, वो बात नहीं हो रही वैसे। जी, कर्जे तो मांग लिए, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट। लेकिन वो हमें एक आदत भी है ना, जिथे मैंने से कुछ मांगते ले नेचुरली मसाइल तो है ना। आपने अगली बात की है जी, ना जी। कि वो क्लाइमेट चेंज पे जी जी जी। हम, क्योंकि पहले 8 मुल्कों में से एक हैं जिन तीसरे या चौथे नंबर पे जिन पे इफेक्ट आया हुआ है क्लाइमेट हाँ जी। चेंज का, जहां 2022 को बहुत बड़े फ्लड्स आए बहुत थे। बड़े अभी फ्लड्स हर आए। साल फ्लड आ रहे हैं। और तो वो जो आपने कहा कि 2022 को यही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जी जी। तो और वो सेक्रेटरी जनरल आए थे अक़वाम मुत्तहिदा जी, के। और बिलावल साहब जो थे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। जी जी जी। तो दुनिया ने कमिट किया था, आज $10 अरब के जी, करीब था, और एक पैसा नहीं आया। एक पैसा नहीं आया। ये तो उसकी वजह दो वो हैं। क्या वजह बनी? एक तो ये है कि दुनिया के पास अब पैसे ही नहीं है। हम्म, हर मुल्क मकरूज है अब इन अदारों से, चाइना से। हर मुल्क जो है उसके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, और उसके जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा हम किसी को क्यों दें? अब मजे की बात यह है कि कैमरून होते थे जी, इसके डेविड कैमरून, डेविड, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड के प्राइम मैं मिनिस्टर। उनका बयान आपको सुना दूं। वो कहते थे थर्ड वर्ल्ड डेट का मतलब ये है कि अमीर मुल्कों के गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से गरीब मुल्कों के अमीरों की जेब भर दो। अच्छा, ये यानी कि इसमें एक बार बड़ी बड़ी बात आपने वाज़ेह कर दी कि जब इधर आता है वो पैसा, वो अमीरों की जेबों में जाता है। गरीबों को तो मसला हल ही नहीं होता जी, यानी इसलिए वो क्लाइमेट पे भी नहीं जाता होगा। जी, आपके प्रॉब्लम इस मुल्क का ये है कि जब वो जल्जले आए थे ना आज से कई साल पहले कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे यही शहबाज शरीफ। हाँ जी, तो पंजाब के। इंग्लैंड में ये पूरा है कि जी वो जो पैसा आया था वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने वहाँ पूरा नहीं खर्च किया, और ये वो ये दराज उठा था, बिल्कुल हिसाब नहीं दिया, ये वो। इसलिए जब तक ये रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो वो मुल्क जिन्होंने वो पैसा दिया था और हिसाब नहीं मिला था, वो शायद ही आपको पैसे दें। यानी ट्रस्ट है ही नहीं, ट्रस्ट नहीं है ना जी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही खर्च हुए या नहीं खर्च हुए, मगर वो नहीं अब आपको ट्रस्ट कर रहे। इसी तरह जरदारी साहब की गवर्नमेंट जो थी पहली, जब वे सदर थे, तो सऊदी अरब और यूएई ने कहा था कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, हम IMF के थ्रू देंगे, और अभी भी उसी पे स्टैंड कर रहे हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जो शायद आपको सपोर्ट भी दे देता जी, और अब आप उनसे मांग रहे हैं कि वो रोल ओवर कर दें, मगर उन्होंने पिछली दफ़ा ये कहा था कि हम रोल ओवर कर देते हैं, मगर आप अपने पैसे भी तो जनरेट करें, अपने जो वो आप कर नहीं सके। आपने वो पॉलिसीज अभी तक उस लेवल पे, बल्कि IMF ने जो कहा है स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो भी उस लेवल पे नहीं कर सके। हालांकि IMF अभी भी कह रहा है कि 3.6 पे आपकी ग्रोथ चली जाएगी। मैं नहीं मानता, उसकी बात हम कर लेते हैं कि जब तक आप वो अवाम के बच्चों तक स्किल्स नहीं पहुंचेंगी, तो किस तरह होगी ये? पानी नहीं प्रिजर्व करेंगे, बिजली को एक लेवल पे सस्ता नहीं करेंगे, नई जो कारोबारी लोग हैं उनको इंटरनेशनली लिंक नहीं करते, नई प्रोडक्ट्स जो डॉलर कमा सकती हैं एग्रीकल्चर से, सर्विसेज से, इंडस्ट्री से, जब तक आप उनको बताते नहीं हैं कि ये चीज़ें बनाएं, बेचें, टैक्स जो हैं एक्सपोर्ट टैक्स कम नहीं करते, तो वो जो इनएफिशिएंसीज कम नहीं करते, तो आप उस लेवल पे जा नहीं सक रहे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं इससे तो मुझे खौफ आ रहा है। इतनी चीज़ों का तो मैं तो प्राइम मिनिस्टरों के साथ फिरता रहूं, इनको तो इसका पोरा भी नहीं पता, मेरा ख्याल है। जी, हम रोज कहते हैं, हमें तो सुनने को तैयार नहीं। आप तो परेशान कर रहे हैं मुझे, तो ये जिसने करना है उनको तो पता ही नहीं है। आपके साथ एक और प्रोग्राम में ये मैंने बात की थी कि जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आ गई जी, वहां जहां आपकी और मेरी नौकरी भी क्वेश्चन मार्क बन गई, वहां 80% लोग जो कम पढ़े हुए हैं या बिल्कुल पढ़े नहीं, वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आप दे रहे हैं कि वो आमदनी कमा सकें। तो एक तरफ आप कहते हैं ग्रोथ, तो शहरों की ग्रोथ तो शायद हो जाएगी, ठीक है,
एग्रीकल्चर आपकी सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि ना आप उनको बिजली ठीक दे रहे हैं, ना पानी ठीक दे रहे हैं, ना बीज ठीक दे रहे हैं। आपको वो पता है ना कि फिनलैंड में वो एक अखाड़ों में उन्होंने सारी दुनिया से बीज रख दिए हैं कि अगर ये कौम तबाह हो जाए तो वहाँ से मौसम ठंडा बहुत है जी। परसों उन्होंने फलस्तीन के जो बीज हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि उनको पता कि इस कौम के साथ क्या होने लगा है। तो आपने क्या किया है कि अपने मुल्क के बीज, अपने मुल्क के जानवर, अपने मुल्क के जो इस मुल्क को सस्टेन कर सके, अपने मुल्क के बच्चे जिनको तालीम देनी है वो हमें बताएं तो सही ना, फिर हम मान लेंगे कि ग्रोथ उस ट्रेजेक्ट्री पे चली गई है। ये जो 9,000 पे चली गई आपकी ये जो आप ये 90,000 पे चला गया जो जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक लफ्ज वो बड़ा बार बार खबरों में कहना है कि नफसियाती हद अबूर कर गया, यानी फिर सिर्फ नफसियाती है या कोई अमलन भी इसका कोई इम्पैक्ट है? सवाल बड़ा सीधा है, या कोई इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर्स जो हैं वो ये हैं कि नफसियाती तो ये था कि 200 से नहीं बढ़ता था, अब 90 पे चला गया जी। को किसने ये पैसे डाले हैं? गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर होगा ना जो डाल के फिर चला जाएगा, जब वो निकाल लेगा वापस निकालेगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा। इंडस्ट्री जो है ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये पैसा इंडस्ट्री के पास गया कि या नहीं गया। छोटे कारोबारी मगर ये अच्छी अलामत है। बराह रास्त जो इंडस्ट्री इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, हम ये जैसे माजी में सब्सक्रिप्शन कहते थे जी, वो एक ही दफा इंडस्ट्री, वो तो एक दफा आता है ना पैसा। हाँ जी, बाद में वो पैसा सिर्फ बेचने वाले, बाद में तो सिर्फ स्टेज में ही सिर्फ चलता है ना। देखें, जो अच्छा इन्वेस्टर है ना, पहली बात तो ये है कि वो रोज बेचता नहीं है अपना शेयर, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, मगर जो आप मैन्युफैक्चरर की बात करें जी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बैंकर भी है, ठीक है, वो 20 साल के लिए रख लेता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, उसके पैसे सेफ है। मगर जो रेजिलिएंट हैं, जो जिसको कहते हैं इन्वेस्टर्स हैं, जो खरीदते और बेचते हैं, वहां भी जो मजेदार बात यह है कि जब स्टॉक मार्केट गिरती है और चीजें सस्ती होती है, वो फिर बाइंग करते हैं, वो वक्त है खरीदने का। वो तो बड़ी बड़ी जब महंगी हो गई, मैसिव बाइंग होती है जी, जब वो महंगी हो गई तो उस वक्त सेलिंग होती है, बाइंग नहीं होती जी। ठीक है, बिल्कुल, उस वक्त तो फिर सेलिंग होती है। हाँ, मगर जाके फिर नीचे जो कहना कि 90,000 पे चली गई, तो ये सस्टेन थोड़ी करेगा, हो नहीं सकता सस्टेन उसके लिए, क्योंकि जब आपने बेचना है तो किसी और ने तो खरीदना है ना, बिल्कुल। तो लेकिन इस वक्त कौन खरीदेगा? मेरा तो ये ख्याल है कि वो जो पैसा ये तो आप जमूद हो गया ना फिर इसका 5% पे अमेरिकन, अच्छा ये वो लोग हैं, वो लोग यहाँ 17 साढ़े 17% पे, आज पता नहीं बदला है कि नहीं बदला, मैं अभी मेरे ख्याल में तक आया नहीं, हमारे प्रोग्राम तक नहीं नजर आया जी। तो 17% तो है ना, तो इंडिया तो दे रहे थे कि शायद हम 1 पॉइंट और, तो 11% पॉइंट पे तो आपको पैसे बन गए ना, 5% पे आपने लिए और 17.5%, 11% 1% भी गिर गया तो वो 16.5% पे आ जाएगा, 1.5% भी आ गया तो 16% पे आ जाएगा, तो फर्क तो फिर भी 11%। अगर हम 11% बड़े बड़े सरमाया वहाँ इन्वेस्टर्स को देंगे तो हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी? तो वही फॉरेन एक्सचेंज कहाँ जाएगा? हम ये कह रहे हैं कि जनाब मैन्युफैक्चरिंग है जो वैल्यू ऐड करती है। हाँ, वैल्यू एडिशन तो करे ना जी, पैसे से पैसा कोई चंद लोगों का बन जाता है, यानी वेल्थ क्रिएशन भी होती है। असल तो वेल्थ क्रिएशन ही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, और वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है वो लेबर का होना, मशीनों का होना, रॉ मटेरियल को का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारी इकोनॉमी लिंक्ड है इन कॉन्टेक्स्ट। जब आप पैसे से पैसा बना रहे हैं तो जॉब कहाँ क्रिएट होगी? अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा प्लान आपने भी एज एन इकोनॉमिस्ट कोई ऐसा कोई रोड मैप बनाया हो, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट कि हमें कौन सी इंडस्ट्री अब फास्ट, जिस तरह हम बहुत स्लो पे चले गए ना अब ट्रैक पे, फास्ट ट्रैक किस तरह हो सकती है? देखें, फास्ट ट्रैक कौन सी है जिनकी जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा। हाँ, तो ये करें, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि लोगों को पता। आज से कुछ साल पहले अमेरिका ने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी जो कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई और वो शिफ्ट कर दी चाइना में। ठीक है, हाँ, चाइना में, जिसके ऊपर चाइना बड़ा, जिसमें मोबाइल फोन भी बनते हैं और भी। ठीक है, चाइना अब
भी अपनी इंडस्ट्री को वो भी रिलोकेट कर रहा है, जैसे वो पाकिस्तान को भी कर रहा है जी। तो आपको एक दो रशा कहीं में चल भी पड़ी उसकी, वो इंडस्ट्री अब फरोग देना पड़ेगा ना, जो बाहर बिकता है और आप बना सकते हैं। ठीक है, वो एग्रीकल्चर के भी बहुत नहीं, आपके पास रिसर्च है कि रॉ मटेरियल हमारे पास है ज्यादातर चीजों का। पहली बात तो ये है कि शायद एग्रीकल्चर का तो चलो होगा, शायद माइंस हैं मगर वहां तक या तो सड़कें नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है उन माइंस को। अभी भी आपका ये जो है फर्मर और ये इसको ब्लास्ट करते हैं, हालांकि मशीनें आ गई हैं। हाँ जी, अब तो मशीनें आ गई जो उसको बड़ी कॉस्ट इफेक्टिवली जी कर लें, तो रिग्स होती हैं और उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो इतने बड़े मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, मगर हमें रिसोर्सेज की कमी इतनी नहीं है वैसे, एज कंपेयर्ड विद मेनी कंट्रीज। जी, प्राइस करने की ज़रूरत है। मुझे याद है कि मैं कई साल पहले मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरीज को ट्रेन करने गया, तो पता लगा कि माइनिंग का जो सेक्रेटरी उसने बताया कि वहाँ वो ट्रेन करते हैं लड़के लड़कियों को रूबी को वो करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, ताकि कटिंग एंड पॉलिशिंग ये गवर्नमेंट करती थी। ताकि तो मैंने उनसे पूछा कि आप ने ट्रेन तो कर दी है उनकी जॉब्स, उनका वो हमारा प्रॉब्लम नहीं। कमाल है। तो इसका मतलब है कि एक खूबी को एक गेन हम हासिल करते हैं, उसको कंसोलिडेशन का प्लान ही नहीं, फॉलो अप नहीं है जी। उनका ख्याल है कि वो खुद ही को। मैंने कहा अच्छा, फिर माइंस जो हैं आपने वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं, तो पता लगा कि वो पुराने ही जो पहले से वो एक जेम कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान होती थी, एक पहाड़ी नहीं कि ये पहाड़ी आपकी है, ये तो वो पुराने तरीके से चीजें चल रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाहर के मुल्कों में ये जितने भी मिनरल रिसोर्सेज होते हैं ये स्टेट की प्रॉपर्टी होती है? मेरा हाल टेक्निकली जमीन तो स्टेट की है, वो आगे लीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं हो सकता, नहीं हो नहीं सकता, जमीन अल्लाह ताला की है ना। आप तो सिर्फ उसकी इस्तेमाल को लीज किया जाता है। तो आपने मुझे कॉन्गो की डायमंड माइंस का याद करा दिया, वहां तो बड़ी ब्लडशेड बड़ी हुई है जी। अभी भी जंग, उसको हम डायमंड्स के ब्लड डायमंड्स ही कहते हैं, ब्लड डायमंड्स के ये जंगों की वजह से फिर वो टेररिज्म को भी वही फरोग दे रहे हैं। हमारे भी ऐसा ही है कि ये जो बेल्ट जिसकी आपने बात की, जहाँ सवात भी है और भी तालिबान जहाँ कब्जा करने की कोशिश, मेरा ख्याल ये भी एक इशू था जी। वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं ना जिनको वो कैप्चर करना चाह रहे हैं, और आपने बड़ी खूबसूरती से बड़ी अच्छी तरह उन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, केपीके का हिस्सा बना दिया, जो ये अच्छा हो गया, बहुत अच्छा था, अच्छा काम हो गया, जो वो रिवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मुल्क का या प्रोविंस का हिस्सा बना देते हैं तो फिर वो सारे कानून नहीं, बिल्कुल, फिर तो वो स्टेट का कानून चलेगा ना जी। तो ये पेरिफेरीज और ये सारा ये सिस्टम नहीं चल सकता ना। तो एक तो ये लड़ाई जो है वो उन नेचुरल रिसोर्सेज की ही है, क्योंकि वो सारे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अचानक याद आया, वैसे तो अपने मौजू से हट जाएंगे, मुझे एक दिन अमेरिकन कौंसल जनरल बता रहे थे कि वो अब भी रेड इंडियंस वहाँ न्यूयॉर्क के गिरदो पेश रहते हैं, उन इलाकों का वो कुछ नाम भी लेते थे। ये वो भी जो पेरिफेरीज में है वो तो अब मेरे हाल बिल्कुल ही नहीं सर। मैं जब गया था हो गए हैं, वो क्या उनकी लॉस एंजलिस, हाँ, तो वहाँ उस इलाके में उनकी हैं कोई आबादियाँ जी बहुत हैं, हाँ, और जो जितने भी जुआ खाने हैं वो चलाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने या उनको लाइसेंस दे दिया हुआ है, उनको लाइसेंस सिर्फ वो ट्राइब्स चला सकते हैं, अमेरिकन अदरवाइज नहीं चला सकता, अच्छा, फॉरेनर भी नहीं चला सकता वो। और आप लास वेगस की बात कर, हाँ जी, करोड़ों का वो रोज का कारोबार कर रहे हैं, तो उनको स्टेटस ऊपर करने में ये यानी उनको एक तरह प्रोटेक्शन दे दिया कि चलो भाई आप अपना कमा लो, वो माजी को भूल जाओ आप। फिर भी वही हुआ जो हमारे यहाँ है कि उनके जो सरदार हैं वो अमीर हो गए और आम आदमी तो बेचारा, हाँ जी, वो फिर मुलाजमत कर रहा है, टेंडर मगर वो फिर कैपिटलिज्म का एक, मगर ये उन्होंने अमेरिका ने किया है कि इस किस्म के जो कारोबार हैं वो ट्राइब्स करेंगे। ठीक है। अब पिछली ट्रंप की हुकूमत में इशू यही था कि एक कोई शायद पाइपलाइन थी जो उनके इलाके से गुजरनी थी, तो ट्रंप ने इजाज़त दे दी और ओबामा ने नहीं इजाज़त दी। डॉक्टर साहब याद रखिएगा, हम जा रहे हैं ब्रेक में जी, हम जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से सिलसिला जारी रखें।
जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इकोनॉमिस्ट जनाब डॉक्टर के.एस. असलम साहब। डॉक्टर साहब, ये जैसे बात हो रही है कि जिस हद तक अब IMF की यहाँ पे शराइत का भी इतलाक हो रहा है, और क्या हम वो कर पाएंगे उनके सारे जितने भी प्री कंडीशन हैं? देखिए वैसे आप अक्सर कहते हैं कि वो हमारे फायदे में। जी, मैं यही कहने लगा आम आदमी को एक्सप्लेन करें कैसे। मैं यही कह रहा था कि एक मिसाल को टैक्स वाली बात होगी, कुछ और IMF के बड़े खिलाफ होता था, मगर इस वक्त जो उन्होंने हमारे फायदे में किया जी जितनी भी है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी को, इससे तो कोई अच्छी चीज ही नहीं है। हाँ, जो हमारे यहाँ वैसे कभी हुई नहीं, होगी भी नहीं होगी भी नहीं। वो कहते हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन करो, ये भी बेहतरीन चीज। उन्होंने कहा है कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, हाँ, गरीबों पे ना लगाओ। आपने अभी भी उन्हीं पे लगा दिया जो पहले टैक्स दे रहे हैं, बेचारे गरीब ही हैं सारे। उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट सब्सिडीज नहीं देंगे आप, इनडायरेक्ट सब्सिडीज लाइक एजुकेशन, सड़कें। ये भी डॉक्टर साहब अच्छा। जी, मैं उन्होंने एक और बात की हुई है कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल एंड फेडरल लोकल का साइज कम करो ना, एक अकाउंट रखो। ठीक, अच्छा, एक अकाउंट रखो जी, पैसा कहाँ से आया और किधर गया है उस अकाउंट से हमें पता लगे। लेकिन वो डॉक्टर साहब हमारे वो जो 18th अमेंडमेंट या नेशनल फाइनेंस अवार्ड के साथ रिकंसिडर कर दिया है कि इसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शायद 3 साल मांगे हैं जब हमने कहा उन्हें जी, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं ना, शायद जरदारी साहब ने या किसी ने कोई कहा था कि जी हम नेशनल फाइनेंस अवार्ड का दोबारा उनका ये ख्याल है या उनकी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि बहुत सारे आपके इदारे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए पार्क हुए हैं। अच्छा। और यूटिलाइज हो ही नहीं रहे, यूटिलाइज नहीं हो रहे, और वो उनकी स्वाबदीद पे हैं जो भी। तो उनका ख्याल है कि एक अकाउंट होगा। नहीं तो डॉक्टर साहब हर साल बजट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो लैप्स नहीं हो जाते फिर? वो जी, मगर वो पैसा तो पड़ा है ना, तो पड़ा ही रहता है ना। हाँ जी, वो ये कह रहा हूँ ना, हाँ, कि वो किसी अकाउंट में, वो ये कह रहे हैं कि उसका एक कंसोलिडेटेड फंड बनाए। जी, कंसोलिडेटेड फंड वैसे तो हमारा एक पाकिस्तान कंसोलिडेटेड फंड तो है एक जी, मगर नीचे तो नहीं है ना, नीचे नहीं है, जो भी है सूबों में उन्होंने कहा जी कि स्टेट बैंक को पता होना चाहिए वो पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया है। तो मेरा ख्याल हमने 2-3 साल मांगे थे उनसे कि ये कर देंगे। इस किस्म की कई और शर्तें हैं वो कि वर्ल्ड बैंक ने तो इनको ये भी कहा, जो IMF का हिस्सा नहीं है उस लेवल पे, कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अगर एक ही काम के 3 अदारे बने हुए हैं तो उन्होंने ओवरलैपिंग सारे बंद करें। ये नहीं, बंद नहीं, उन्होंने कहा एक ही मीटिंग किया जाए, ठीक ठीक, एक ही जगह बैठ के, हाँ, ताकि ओवरलैपिंग काम ना हो। ठीक है, एक ही जगह फैसला हो कि इसने क्या करना है, उसने करना है, उसने क्या। वैसे तो आपकी बात सही है कि वो ये भी कह रहे हैं स्मॉल, असल में जो बात है वो ये नहीं है कि हर बात वो बताते नहीं हैं। उनकी हर साल एक किताब आती है वर्ल्ड बैंक की, डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस डेवलपमेंट में हर मुल्क का जिक्र होता है उसमें, हर मुल्क का भी जिक्र होता है, मगर जनरली डायरेक्शन जो है इकोनॉमी की, दुनिया की इकोनॉमी की, उसमें लिखी जाती है कि गवर्नेंस कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे ठीक होनी है, एजुकेशन कैसे ठीक होनी है। ये वो अपनी किताबों में लिख के आपको भेजते रहते हैं दुनिया में। अब लेकिन तो हमारे तो कुछ शायद ही पढ़ता हो, मेरा ख्याल मेरे जैसा बंदा पढ़ता है। मैं वही मैं कहता हूँ आप हो गए 5-6 बंदे पढ़ लेंगे, बाकी तो पढ़ने का रिवाज ही नहीं है। इसलिए वो ये नहीं कहते कि ये करो, वो कहते हैं फलानी किताब पढ़ के वहां हमने गाइडलाइन दी हुई है, और अगर अकल में आता तो करके देखो। उसमें ये भी है, 3 बातें बड़ी मजेदार हैं इंस्टीट्यूशनल। वो ये है कि पहले आप जो है उसको इन्फोर्स कर दो। नंबर 2, जो चलता है उसको रखो, जो नहीं चलता उसको स्क्रैप आउट करो। ठीक है, ये और नंबर 3, आप इनोवेट करो नए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। एंड ऑन नंबर 4, इंपोर्ट करो अगर फिर नहीं चलता तो। ठीक है, हम पहली दफा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी इंपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी इंपोर्ट करते हैं, वे ऑफ डूइंग थिंग्स को भी इंपोर्ट करते हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट पढ़े लिखे लोग भी इंपोर्ट करते हैं, बेशक वो हमारी शक्ल के हों, हमारे नेशनलिटी के हों, एंड सच फोर्थ। ये बहुत इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं, एजुकेटेड, एग्रीकल्चरल, नेचुरल, बच्चे, एनर्जी रिसोर्सेज, हम जब तक उनको वाइबल नहीं करेंगे। अभी भी तो जो कल परसों आया है गवर्नमेंट का कि जी हम अभी प्लान बना रहे हैं
हम आपको बताएंगे क्या एक्सपोर्ट करना है, तो कब तक बताना है? बजट खत्म हो जाएगा तो बताएंगे आप। मगर मैंने आपसे ये कहा था कि मैं आपसे वो जो टेररिज्म की बात की, बात करने ना सर, एक बात कल आई है रिपोर्ट यूएनओ की ऑन रेटिंग ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसमें 142 मुल्कों को लिया गया है। आपका नंबर जो है 140 पे, सिर्फ नाइजीरिया और अफगानिस्तान आपके नीचे है। ठीक है, तकरीबन इसमें पोलियो में भी हम ऐसे ही है, तकरीबन 2-3 मुल्क बच्चों की डेथ में भी ऐसे ही है। हाँ जी, वाटर को प्रिजर्व करने के में भी इसमें ऐसे है। वो जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप थोड़ा सा और ऊपर होंगे, उसमें भी ऐसे ही है। तो जब आप अपने सोशल एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है, वो जो आज़ाद शुमार हैं, उनको बड़ी सीरियसली देख के उसकी ट्राइजेक्टरी करेक्ट नहीं करेंगे तो ये जो है सस्टेनेबल ही नहीं है आपकी ग्रोथ। जी जी, जिस मुल्क में फ्लड्स आते हो और पानी आप प्रिजर्व ना कर सकते हो, और वो जो स्लोप है वो आपकी सिंध और आपकी बलूचिस्तान की ज़मीनों को हर साल ख़राब कर दे। इरोजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो बल्कि वो तो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीनें दरियाबुर्द हो जा रही हैं। केपीके की जो सारी ज़मीन है वो आके तिरबेला और मंगला के अंदर गिर रही है। ठीक है, तो आपको वो जो क्वेश्चन थे दरख्त लगाने के, वो जो क्वेश्चन थे वो कहाँ पानी को प्रिजर्व करने के, छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाने के, क्लाइमेट चेंज पे आपको पैसे उस वक्त मिलेंगे ना जब आप खुद भी कोई काम आगाज करेंगे जब। जी, वरना आप शोर मचाते रहें कि जी हम मारे गए, लूटे गए। ये बात सही है कि आपकी क्लाइमेट चेंज हमें नुकसान और हिंदुस्तान की वजह से जो नुकसान होता है, मगर आपने अपने लिए क्या कर लिया जो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे COP27 हुई, COP28 हुई, कियोटो प्रोटोकॉल, पेरिस सारी, तो इसमें कहते हैं कि जी हमारी तो चूंकि कार्बन एमिशंस में कोई हिस्सा नहीं है तो वो हमें पेनल्टी शायद नहीं पड़ती, कॉस्ट पे करनी पड़ती, लेकिन हमारा वैसे नुकसान बहुत हो रहा है। जी जी, मैंने कहा कि हम नुकसान करने में हमारा कोई हाथ नहीं है, मगर नुकसान होने में हमारा बहुत हाथ है। ठीक है, बात ये है कि लोकल बॉडीज होती हैं तो वो काफी काम नहीं कर सकती इस तरह का लोकल सतह पे। कहीं पे एम्बैंकमेंट्स बना लेते हैं, कहीं पे नकल मकानी कर देते हैं टू सेफर स्पॉट चले। फिर हम उसी पे चले गए ना कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं। हाँ वो तो है। जब तक गवर्नेंस के इश्यूज, और जो बात हमने शुरू की स्मॉल गवर्नमेंट्स, वायबल गवर्नमेंट्स, प्रो इकोनॉमी गवर्नमेंट्स, प्रो पीपल गवर्नमेंट्स, जब तक आपकी वो तो आप ना टेररिज्म ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि टेररिज्म को फीड तो वो कर रहा है ना गरीब आदमी का बच्चा। हाँ, वो किसी भी घर से 5-6 लाख दे के वल्नरेबल होता है ना, वो खरीद लें उसको और उसको बम बांध के आपके भेज दें। तो जब तक आप उस लेवल पे लोगों को, फिर आप उस बेल्ट को देखें ना जहाँ ये टेररिज्म हो रहा है, आम गुर्बत की लकीर से भी वो लोग पीछे हैं। वहाँ तो केपीके में तो बहुत कम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ तो एग्रीकल्चर का होना सस्टेनेबल नहीं है। तो प्लेन्स में या वैलीज में तो हो सकता है, तो उस इलाके में आपको कोई और रोजगार तो देना पड़ेगा ना उनको। वो बकरियां चराते हैं तो बकरियां देनी पड़ेंगी। लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर आप भी कहते हैं, हम भी, कि जी गवर्नमेंट तो रोजगार देने की होती ही नहीं है उसके पास कोई। मैं नहीं मानता इस बात। अच्छा, आप कहते हैं गवर्नमेंट ही है? नहीं, मैं अच्छा, ये कहता हूं, ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा देखें, या तो प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड कर रहा हो, वो तो नहीं कर रहा ना हमारा। हाँ, और दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर ये भी फैसला करे कि लेबर को भी एक्सपेंड लाना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो हमारा जो इकोनॉमी है ना सर, उसमें एक फार्मूला है, हम उसको MC मार्जिनल कॉस्ट, चेंज ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू AC कहते हैं, एवरेज कॉस्ट। इस पॉइंट के ऊपर आपको, या एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन, इस पॉइंट पे आपको मशीन बदलनी पड़ेगी, मजदूर, इससे ऊपर आप रोजगार नहीं दे सकते। यानी कि मशीन बदलनी, यानी कि डेप्रिसिएशन उसका हो जाएगा करके। हाँ जी, या मजदूर जो है वो भी वॉर्न आउट हो जाएगा। हाँ, एक भी और मजदूर लेंगे तो आपका नुकसान होगा। अच्छा, तो उसको क्या करें जो मजदूर काम कर रहा है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि प्राइवेट सेक्टर तो अपनी कॉस्ट देख रहा है ना। ठीक है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है,
इनपुट आउटपुट रेशियो को कर रहा है, लेकिन तो वो आप उस प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि तुमने एम्प्लॉयमेंट देनी है। ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव तो नहीं हो सकता, वो तो प्रॉफिट मोटिवेटेड है ना जी। वो कैसे रिटर्न्स और कॉस्ट के दरमियान ही आएगा ना? आएगा, ठीक है। आप ये कही, और पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट भी यही कही जा रही थी हाँ जी, कि जी प्राइवेट सेक्टर देगा, प्राइवेट सेक्टर हाँ, और वेल्थ क्रिएशन करें। मुझे याद है तो समझ आती मैं है, एक जगह मौजूद था तो खान साहब खुद कह रहे थे कि वेल्थ क्रिएशन कर रही है, तो वैल्यू एडिशन है। चलो ठीक है, मगर कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे आप एक नया मजदूर नहीं रख सकते। नहीं तो उस पे गवर्नमेंट क्या कहता है, गेन्स ये कहता है कि वो जो मजदूर को प्राइवेट सेक्टर नहीं रख रहा, फिर फौज, पुलिस, सड़क, गवर्नमेंट उसको प्राइमरी वो देगी, गवर्नमेंट सपोर्ट दे उसे, ताकि वो डिमांड तो कर सके ना चीजें जो पैदा होती हैं। ठीक है, तो जब वो डिमांड ही नहीं कर सक रहा तो चीजें पैदा कैसे होंगी? प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं होगी। सो दोनों का गवर्नमेंट रिमेन्स एन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर एन इक्वल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन 30-40 का 30-70 वेरी बिग सेक्टर। या तो प्राइवेट सेक्टर को आप मौका दें कि वो एक्सपैंड इस तरीके से करे कि वो नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर पे तो कदरन है पाकिस्तान में, कदरन तो कोई नहीं ना, नहीं है। अगर आप यहाँ तो कार्टलाइजेशन इतनी हो रही है, सवाल तो फिर वही है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी है? आपकी मशीन से पैदा करके प्रॉफिटेबिलिटी है या मजदूर को रख के प्रॉफिट? मैं आपको एग्जांपल देने लगा था, फिनलैंड में होती थी फैक्ट्रीज की, मोटरोला की, 50,000 बंदे उसमें काम करते थे। फिर वो रीस्ट्रक्चर की गई, मुझे नहीं पता बेची गई या अब रिट्रेंचमेंट हुई, फिर 500 कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं, बाकी वो 50,000 में से 30-40,000 तो गए। हाँ जी, तो बाकी मशीन है, बाकी तो ऑटोमाइजेशन पे वो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। डॉक्टर, ये मैकेनाइजेशन बड़ी हॉरिबल चीज है फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन काइंड के लिए, जबकि हम इसमें प्राइड ले रहे हैं। कैपिटलिज्म ह्यूमन नहीं होता, कैपिटलिज्म तो हर बहुत जालिम है, प्रॉफिट वो तो जालिम है बड़ा। तो ये जो यहाँ चेक तो फिर गवर्नमेंट लगाएगी ना, तो फिर ये, और वही आपकी बात आर यू सजेस्टिंग लोकल मिक्स इकोनॉमी मॉडल? सर दोनों, यानी सोशलिज्म, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहां हुई है, प्लस प्राइवेट सेक्टर, जहां वहां तो कामयाबी, वहीं ग्रोथ हो रही है ना। मिसाल के तौर पे चाइना है, हाँ, वहीं ग्रोथ हो रही है। हाँ, अमेरिका और यूरोप की ग्रोथ जो है वो तो मैकेनाइजेशन से हो रही है, ठीक है, मगर लेकिन उनके शॉक अब्जॉर्बर मजबूत नहीं, उनका मॉडल आप नहीं ले रहे हैं। उनका मॉडल है कि जहां आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, वहां से इंपोर्ट कर लो। हाँ, जैसे वो कर रहे हैं, हमारे लोग जाते हैं वहां, वीजास देते हैं, दुनिया से लोग जाते हैं। हाँ जी, आपका तो ये मॉडल नहीं है। आप ना उस्ताद रख रहे हैं, ना फैक्ट्री, नहीं, हम फाइनेंस मिनिस्टर तो मंगा लेते वो अब तक हमने 50 को तो मंगा लिया, आपके अपर क्लासेस का रिश्तेदार है। जी जी, मोइन कुरैशी साहब से शुरू हुआ काम, उससे भी बाद में शौकत अजीज आए, बाद में उनके बेटे, और ये सारे अब इंग्लैंड के नेशनल हैं। जागदार साहब जी जी वहां भी चले जाते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं। अच्छा, हफीज शेख साहब भी बाहर गए? आई डोंट नो, अच्छा, मुझे उनका इतना नहीं, मगर बाहर की कंपनियों में जी उनके तो कर रहे हैं ना। और शौकत अजीज तो थे ही बाहरी जी, उससे पहले मोइन कुरैशी साहब थे। मोइन कुरैशी साहब जी, बट द पॉइंट ये नहीं, और मोइन कुरैशी साहब का मैं उन्हें मिला हूं, लेकिन वो मेरा ख्याल ये इशू नहीं है ना, ठीक है, कि वो इस मुल्क से आए हैं, ये बात नहीं, ये तो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि उनकी पॉलिसीज प्रो पीपल हैं, ये नहीं। मैं भी जाके अगर जैसे मोइन कुरैशी साहब को मिला हूं, मैंने देखा कि शौकत अजीज को भी मैं मिला, कि वो पाकिस्तान में उनके जिस तरह हम, मेरे और आपके रूट्स हैं या कंसर्न्स हैं या डे टू डे उनके नहीं है ना, इसलिए वो फिर, मगर वो या तो फिर जो किताब हम आपको अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हाँ, वो भी उसी पे लगे हुए हैं, ठीक है, मगर वो किताब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की इकोनॉमिक्स की है। हाँ, एग्रीकल्चर सोसाइटी से तो हम बाहर ही नहीं अभी निकले ना। डॉक्टर साहब, आप एग्रीकल्चर हमारा बहुत बड़ा बेस है, एग्रीकल्चर में भी तो आप मिनी सेमी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, उससे सरप्लस, आपकी सरप्लस पैदा कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी जी, वो हुई, मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का तो मुझे लग रहा है ख्वाब शायद हमारा पूरा ना हो, लेकिन जो इतना बड़ा बेस है इसी को इंडस्ट्रियलाइज कर। सिर्फ आपने एक बहुत बड़ा काम किया था, ये जो है
मोटर वाइंड करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो दी थी, हाँ हाँ, उसके बाद फैन इंडस्ट्री, उसके बाद जी, जी। ये जो है कपड़े धोने की मशीनें, और हाँ, उसके हाँ, बाद ये एक अरे, और ये मोटरसाइकिलें, और ये अरे हाँ। प्रोडक्ट्स आपने बना के बेच लिए, एंड सिर्फ क्वालिटी नहीं दी तो वो एक्सपोर्टेबल नहीं थे, हाँ, वो एक्सपोर्टेबल नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहे। बट आपने, मगर ये याद रखिएगा कि ये सारी आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सरवाइव की या बढ़ी, वो चाइनीज प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट से बनी। ठीक है, वो जो ड्रिल मशीन इंग्लैंड की या अमेरिका की है, वो वो 3-4 गुना महंगी थी। वो तो बहुत महंगी है, हाँ। अनअफोर्डेबल है। तो चाइना की जो थी ड्रिल मशीनें या कुछ, वो 6 महीने तो चलती थी, हाँ। और 6 महीने में आपको वो काफी बेनिफिट दे देती थी। बेनिफिट जिससे आप नहीं ले लेते थे ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट। यानी वो आपको एक अरसे में उसका ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। बेनिफिट, इसीलिए तो आपकी वो चली सारी। अभी भी आप देखें चाइनीज कार्स और जापानीज कार अब बराबर आ गई हैं। जी जी। और इसके दरमियान अब तो डॉक्टर साहब, वो जो उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो तो अमेरिका को काट गए, चाइना का। यही है कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो है, कहीं से तो स्टार्ट लीजिए। हाँ, असल बात तो ये है कि लेट अस स्टार्ट डूइंग थिंग्स। हम स्टार्ट नहीं कर रहे, आप हमें खौफ क्या है? नहीं, खौफ नहीं है सर। नहीं, क्या है? जब डॉलर को बेच के खरीद के स्टॉक मार्केट के ऊपर नीचे करके, यानी हम इजी मनी में लग गए, पैसे बना लेंगे इजी मनी में। जब आप टैक्स को चोरी करके पैसे बना लेंगे, जब आप रिश्वत से पैसे बना लेंगे, ये सारा रेंट सीकिंग है। तो उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेंट सीकिंग में तो सारे हैंड इन ग्लव हैं, इसको रोकेगा कौन? इकोनॉमिक कोलैप्स या इकोनॉमिक कोलैप्स, या तो फिर IMF रोके। तो IMF ने इसका नोटिस तो लिया होगा ना? लिया हुआ है। तो ये सारे आपको ये जो सख्तियां आ रही हैं, ये भी करें, ये भी करें। आप आफ्टर ऑल इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा हैं ना, आप बड़ा मुल्क हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल, इंटरनेशनल जुडिशल, ये जो कल रिपोर्ट आई है, और यहाँ जो आपकी अमेंडमेंट्स हुई हैं उस पर भी इंटरनेशनल कोर्ट्स ने लिया है कि जी ये क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो वो इसलिए कर रहे हैं कि वायबिलिटी ऑफ द पीपल होनी है ना, वो नहीं हो रही। अब तो मेरा ख्याल है शायद आप और मेरे ही वायबिलिटी इस टैक्स सिस्टम में नहीं है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोग अब ये कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा दे दिया गया है, बैरूनी ताकतें कभी भी नहीं चाहेंगी ये कोलैप्स करे। मैं समझता हूँ कि बैरूनी ताकतें नहीं चाहती हैं इसको, मुल्क को कोलैप्स करना। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। अच्छा, इंपॉर्टेंट किस लिहाज से? इस लिहाज से कि मगरूज है इतने, या और क्या इंपॉर्टेंस है? 5वां बड़ा पॉपुलेशन वाइज, ये बहुत बड़ा एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है जी। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी की रिसोर्सेज हैं, मेरा ख्याल वन ऑफ द बिगेस्ट जी। आप बैठे हैं, ये जो सारा तेल का आता है, हाँ। आप उसकी इस साइड पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, आपकी नेवी इंश्योर करती है कि डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गए इसमें, आप जो पायरेट्स जो हैं, सो इन अ वे आप रीजनल सस्टेबिलिटी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा। हाँ जी। चाइना और सऊदी अरब और ईरान को लिंक करना, CPEC को लिंक करना, सो ये मुल्क को कुछ होता है तो रीजन डिस्टर्ब हो जाता है जी। ये तो सूट नहीं करेगा, ये किसी को भी सूट जो इंटरनेट वर्ल्ड पीस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना जी। बिल्कुल डिस्टर्ब होगा। तो डॉक्टर साहब ग्वादर जो है, ग्वादर में मुझे अमेरिकन एम्बेसडर भी थोड़े से ना अनकंफर्टेबल नजर आए, मुझे मिले थे जब वो ग्वादर में क्या प्रॉब्लम? उनकी वो चाहते थे कि ग्वादर अमेरिका चलाए जी। हमने चीन को दे दिया। इस हद तक हम खुद मुख्तार थे थोड़े से, यहाँ में हमने शो किया कई दफा, शायद ये मुशर्रफ नहीं किया था। हाँ, कई दफा हम कर जाते हैं, कर भी जाते हैं। मैं वही कहता हूँ, ये लोगों के लिए हौसला अफजा बात है कि इतने भी गुलाम नहीं है। हाँ, इतने लोग समझ रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके मुंह से उनको बताएं कि ऐसी भी बात नहीं है, इतना ना हम गुलाम नहीं है, हम शायद फैसले लेने में सुस्त हो गए। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए। तो जनाब, आज ये सारी बातचीत हुई है कि इकोनॉमिक्स के हमारे यहाँ जो सारे मसाइल हैं उसमें वी शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स। तो उसका हम जब पहला स्टेप लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई चीज़ बेहतरी आएगी। दूसरी अच्छी खबर आज की सारी इस गुफ्तगू में जो सामने आई वो ये है कि हम इस हद तक को गुलाम नहीं है जितना कि हम ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। हम जहाँ फैसला लेने पे आते हैं तो अपनी सॉवरेनिटी के लिए ले भी लेते हैं। तो इंशाल्लाह वी शुड मूव टुगेदर विद कॉन्फिडेंस।
इसके साथ ही मियाँ सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।